अदालतों में तलाक से जुड़े हालिया मामलों में मोटी एलिमनी एक ट्रेंड बन गया है और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें पत्नियों की मांगें सुनकर न्यायपालिका तक हैरान रह गई। लग्जरी कार, फ्लैट, करोड़ों रुपए की एलिमनी जैसी मांगें अब आम होती जा रही हैं। महिला अधिकारों की रक्षा के लिए एलिमनी कानून एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, कई जानकार मेरे साथ होंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अदालतों में तलाक और एलिमनी से जुड़े केस में पत्नियों का पतियों को टॉर्चर करने का ट्रेंड बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें पत्नियों की मांगें सुनकर न्यायपालिका तक हैरान रह गई। महिला अधिकारों की रक्षा के लिए एलिमनी कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाकर नजीर पेश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक के एक हाई प्रोफाइल केस में मुंबई की एक महिला ने गुजारा भत्ते के लिए याचिका दायर की, जिसमें उसने एक BMW कार भरण पोषण के लिए 12 करोड़ रुपए और मुंबई में एक फ्लैट की मांग की। महिला की मोटी एलिमनी की मांग सुनकर CJI जस्टिस BR गवई समेत पूरी बेंच हैरान हो गई और इस पर CJI BR गवई की बेंच ने MBA और IIT विशेषज्ञ उस महिला के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और आप हर महीने 1 करोड़ मांग रही हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं करती? एक उच्च शिक्षित महिला बेकार नहीं बैठ सकती। आपको अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए, बल्कि खुद कमाकर खाना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में फ्लैट या 4 करोड़ लेकर समझौते का प्रस्ताव रखने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही मामले को रद्द करने के भी आदेश दिए। वहीं एक और हाई प्रोफाइल वैवाहिक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस केस में कोर्ट ने महिला IPS अधिकारी से अलग रह रहे पति को तलाक देने की इजाजत दे दी है। साथ ही महिला अधिकारी को बिना शर्त सार्वजनिक तौर पर पूर्व पति और उसके परिवार से माफी मांगने का आदेश भी सुनाया है। कई तरीके की घटनाएं और फॉल्स केसेस बढ़ चुके हैं आदमियों के प्रति या कह लीजिए कि पतियों के खिलाफ। उसमें हमें लगता है सबसे बड़ा एक लैंडमार्क मामला, लैंडमार्क जजमेंट की तरह साबित होगा। और जिस तरीके से दुरुपयोग चल रहा है कि सिर्फ आप वाइफ हैं और आप वाइफ के नाते आप किसी एक ऐसे बड़े पद पे आसीन हैं और तरह तरह की आप जो है किसी तरीके के केस कर दे रहे हैं और पदों का दुरुपयोग करके आप अगर जो है अपने पति को सलाखों के पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जजमेंट हमें लगता है कि सबसे बड़ा हमें लगता है रिलीफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें पत्नी को हर महीने 1.5 लाख रुपए भरण पोषण देने के आदेश दिए गए हैं। 1.5 लाख रुपए का भरण पोषण देने का आदेश दिया था। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारी की रक्षा के लिए एलिमनी कानून के दुरुपयोग पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नजीर पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मामला बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके दोनों पहलू हैं। एलिमनी की व्यवस्था जो है वो कुछ कंडीशंस में बनाई गई थी, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। हर सुविधा का एक गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है। दोनों पहलू को समझेंगे और इसमें मेरी मदद करेंगी दीपिका नारायण भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माया सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, श्वेता कपूर जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और प्रियश भार्गव जो खुद एक पीड़ित हैं, यानी इस तरह की समस्या से गुजर चुके हैं। तो प्रियश भाई, आपका स्वागत है। साथ ही साथ में माया जी, दीपिका जी, श्वेता जी, आप तीनों का भी स्वागत करता हूं। लेकिन शुरुआत आपसे ही। प्रियश भाई, संक्षेप में ज़रा मुझे अपनी कहानी बताएं ताकि यहाँ पैनल को हम बताकर फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। नमस्कार जी। मैं इसमें मेरा नाम सर प्रियश भार्गव है और मेरी शादी जो है 2013 के अंदर लगभग हुई थी और कुछ ही टाइम के बाद में चीज़ों में आपस में चीज़ें नहीं संभली, तो उसके बाद में जो है मेरे पास बहुत सारे केसेस फाइल हो दिए लड़की। उसमें से एक मेंटेनेंस का भी केस था और 498 में कई सारी धाराओं के अंदर केसेस और DB के केसेस भी थे इसमें। और उसमें एक झूठे आवेदन, मतलब एक झूठी स्टोरीज के साथ में जो चीज़ मैंने करी भी नहीं है और कोई भी कई सारे झूठे एलिगेशंस के साथ में ये केसेस करे गए और जिसके बाद में सिर्फ एक ही चीज़ की मेंटेनेंस मांगी जा रही थी और वो मेरे ही घर में रह रही थी और मैं अपने घर से फोर्स था कि बाहर रह रहा था। मैं किराए के मकान पे रह रहा हूँ और वो मेरी जो वाइफ थी वो मेरे ही घर पे रह रही थी और मुझे तब भी उसे मेंटेनेंस करने के लिए ऑर्डर दिया गया, जबकि वो पढ़ी लिखी और बिल्कुल हष्ट पुष्ट और पहले भी वो जॉब करती थी और उसके बाद में भी केस फाइल कर दिए गए। और उसमें गौर करने वाली ये बात थी कि जब ये केसेस आगे बढ़े
तो उसके अंदर ये भी उजागर हुआ कि वो ऑलरेडी उस टाइम पे भी काम कर रही है और कोर्ट में आके कह रही थी कि मैं काम नहीं करती हूँ, मेरे पास अपनी लाइफ को आगे जीविका के लिए कुछ उसके पास संसाधन नहीं है। जी तो ये इस तरीके से केसेस था। जी, हम समझ सकते हैं। देखिए, इसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि दो लोगों का अलग होना, इसकी कई वजह हो सकती हैं, दो लोगों की पटरी नहीं बैठना कई वजह हो सकती हैं, लेकिन बाद के जो हालात बनते हैं उसमें यदि आप सक्षम हैं, सहमति से अलग हो रहे हैं, तो उसके बाद में एलिमनी यानी पति को फिर एक प्रताड़ना भी हो जाता है अलग होने के साथ साथ में। एक एक करके इसको समझते हैं। दीपिका जी, पहला आपका कॉमेंट मैं चाहूँगा, क्या ये एक नया ट्रेंड बन गया है? क्या इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है एलिमनी को? बिल्कुल प्रवीण जी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में मॉनेटरी जो डिमांड है उसको बिल्कुल हथियार की तरह यूज करा जा रहा है। और हम लगातार ऐसे उदाहरण आज नहीं पिछले कितने ही सालों से, मुझे 13 साल हो गए हैं पुरुषों के मुद्दों के ऊपर काम करते हुए, झूठे केसेस लगा के 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। अतुल सुभाष के केस में हम लोगों ने देखा कि वो महिला खुद टीसीएस में काम करती हैं और बहुत अच्छी सैलरी कमाती हैं, फिर भी उनको 3 करोड़ रुपए की एलिमनी चाहिए थी। अभी हाल ही में हमने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के केस में भी देखा कि उनकी जो पत्नी है वो इतनी अच्छी वेल एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है 5.25 करोड़ रुपए जो है उनसे एलिमनी की डिमांड की है। तो जो थोड़े बहुत ठीक ठाक लोग हैं वो तो शायद किसी तरह से इस चक्की में पिस के भी संभल जाते हैं, लेकिन ऐसे ये चीज अब इतने ऐसे लेवल पे सोसाइटी में पहुंच गई है प्रवीण जी की जो बिल्कुल निम्न परिवार जो हैं उनसे भी जो है 10-10, 15-15 लाख रुपए की डिमांड करी जा रही है झूठे केसेस करके। और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो इसकी वजह से जो है सुसाइड कर रहे हैं। और आप ये मामला जो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ 18 महीने की शादी, सिर्फ 18 महीने की शादी, कोई बच्चा नहीं है, ये महिला खुद एमबीए करी हुई है, आईटी प्रोफेशनल है, लाखों रुपए कमा सकती है, लाखों रुपए शायद कमा भी रही होगी, फिर भी 12 करोड़ एक फ्लैट मुंबई में और एक बीएमडब्ल्यू कार। आप सोचिए कि मतलब ये तो कानूनन उगाही है, ये एलिमनी नहीं है, ये कानूनन उगाही का जरिया बन गया है। हालांकि इस तरह के कई मामले मैंने देखे हैं। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं दर्शकों को, कि कई महिलाएं सचमुच बहुत प्रताड़ित होती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उनको साहस मिले, उनको सामर्थ्य मिले के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन इस व्यवस्था का शक्ति संपन्न या जो ऐसी महिलाएं हैं जो सक्षम हैं वो गलत इस्तेमाल करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। माया जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मतलब एक कानून है, एक व्यवस्था है, तो उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका नकारात्मक इस्तेमाल आजकल ज्यादा चर्चा में। देखिए प्रवीण जी, बात जैसे काम कर रही है मैडम की, मैं दीपिका जी की बात कर रही हूँ, बहुत समय से मैंने भी काम किया है, लेकिन ये बात सच है कि इसको मैं भी मानती हूँ एल्यूमिनी का चीज का। देखिए एल्यूमिनी आई कहाँ से, जो इतना आज हम बहस कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम करी है, एक जो बड़े बड़े केसेस डिस्कस करते हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम है। ये एल्यूमिनी जो कानून बना था, भरण पोषण भत्ता, जो कानून सरकारों ने बनाए थे वो तब बने थे जब वाकई में पुरुषों द्वारा महिलाएं पीड़ित हुआ करती थी, जेन्युइनली पीड़ित हुआ करती थी। पुरुष ने शादी कर ली, थोड़े दिन मजा करे, बच्चे पैदा करे, उसको धक्का देके निकाल दिया और तुम जाओ कहीं भी रहो, और बेचारी बच्चे ले लेके दर दर घूमती थी। तो सरकार ने कानून तब बनाया। लेकिन ये बात सच है कि इस कानून का दुरुपयोग आजकल जो हाई क्लास और रिच क्लास के लोग ज्यादा कर रहे हैं बनिस्बत की एक छोटे स्टेटस के लोग। अब जैसे एक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ऐसे और भी भाइयों को भी जानती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं की बात करती हूँ, पुरुषों की नहीं करती, पीड़ित है। लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है, एक मेरे हाल ही में मेरे सामने एक केस आया, वो बच्ची बड़े परेशान थी, दोनों हस्बैंड वाइफ की नई नई शादी हुई थी, मेरे ख्याल से 3-4 महीने शादी के हुए थे, और उसको समझ नहीं आ रहा था अपनी प्रॉब्लम कैसे करे सॉल्व। कम उम्र की बच्ची थी, तो वो मेरे से पहले एक वकील से टकरा गई और वकील ने उसको इतने सारे रास्ते गिना दिए कि तुम इसके ऊपर ये एलिगेशन लगाओ, ऐसे ऐसे छोड़ दो, ऐसे ऐसे कर दो, और उसके बाद इतना पैसा मांग लेना और उसके बाद आराम से रहना। तो सबसे बड़ा जो दिमाग में लोगों के कपल के बीच में जो कीड़ा भरते हैं, गलती से आप किसी वकील के पास पहुंच जाएं तो ये अभी हाल ही का केस। अरे आपने, मैं चाहता था ये आप तीनों को सुन लूं, उसके बाद में श्वेता जी के पास में जाऊं। आप तो पॉइंट लेकर आ गई हैं श्वेता जी, देश की बड़ी बच्ची का कथन जी, मैं समझ गया आपका पॉइंट और जेन्युइन भी है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूं। प्रियंश से पूछिएगा कि अगर उनकी पत्नी पहले ठीक रहती थी और जब वो इस तरह के रैकेट में फंसी तो उनके पास उनकी डिमांड, ठीक है, मैं समझ गया। अरे बड़ा आपने अच्छा सवाल दिया मुझे।
मुझे अच्छा सवाल दिया है माया जी, मैं श्वेता जी को भी चर्चा में शामिल कर लूं। श्वेता कपूर जी खुद एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। अब ये बताइए, देखिए मैं कुछ इस तरह का सवाल पूछता, लेकिन माया जी की तरफ से बड़ा डायरेक्ट सवाल आया है, कानून के जानकार। हालांकि मैं आपसे ये भी जानना चाहता था कि ये जो फैसला है क्या एक नज़ीर की तरह है, इस पर आपकी क्या सोच है एक वकील के नाते। दूसरा, उन्होंने एक नया एंगल जोड़ा है कि इसमें कानून के जानकार ही ये सब सिखाते हैं कि भाई तुम्हारे अधिकार बहुत ज़्यादा हैं, इसका ऐसे इस्तेमाल करो। देखिए, इसमें ना टू बिगिन विद आई वुड से कि होता क्या है कि जो कानून की व्यवस्था है, लिटिगेंट है, लॉयर है, कोई भी है, हम सारे इस सोसाइटी का ही पार्ट हैं अल्टीमेटली। तो हम लोग एक रिफ्लेक्शन है कि हमारी सोसाइटी इस वक्त कैसे चल रही है, चाहे वो वकील हों, अधिवक्ता हों, चाहे वो सोशल वर्कर्स हों, और चाहे वो लिटिगेंट्स हो फॉर दैट मैटर। अब आज की डेट में जैसे कानून की जो स्थिति रहती है वो ये है कि उसको टाइम के साथ साथ इवॉल्व होना चाहिए। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये पुराने समय से ही है, पर ये प्रोटेक्शन के लिए था। तो अब आज की डेट में अगर उसका मिसयूज़ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छे से आज स्टेप इन किया है और एक अपग्रेडेशन लाया है लॉ में कि 2 महीने तक कोई अरेस्ट नहीं होगा और इन्वेस्टिगेशन पूरी की पूरी की जाएगी जब तक कोई हीनस आरोप नहीं है, जैसे 307 जैसे पहले डाउरी डेथ हुआ करता था, और इस टाइप के जितने भी जो हीनस क्राइम्स हैं, अगर उनकी एलिगेशन नहीं है, क्रुएल्टी, हरासमेंट, इस तरह के सिंपल एलिगेशंस हैं, तो कोई भी इमीडिएट अरेस्ट नहीं किया जाएगा। आप रिकॉल करेंगे आज से 10 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हस्बैंड के साथ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसमें अगर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को ड्रैग किया जा रहा है तो भी पुलिस को डिस्क्रिशन दी गई थी कि वो हस्बैंड से तो डील करेंगे, बट ड्यू टू द एज, ड्यू टू द डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ रिलेशनशिप, इन सब रिलेटिव्स को परेशान नहीं किया जाएगा जब तक उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार लॉ को इंटरप्रेट किया है सोसाइटी के लिए और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। अब आज जो एक नया बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अलावा जो 2 महीने की अरेस्ट के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कोडिफाइड मीडिएशन ले आए हैं बीच में। उन्होंने ये कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मीडिएशन कमेटी बनाई जाएगी जिसमें वकील, सोशल वर्कर, किसी पुराने जजेस को एक कमेटी बनाई जाएगी 3 लोगों की। कोई भी ऐसा मामला उनके सामने रखा जाएगा और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है फैमिली एज अ यूनिट पे। उन्होंने कहा है कि दोनों की फैमिलीज़ के सीनियर लोग, 4 सीनियर लोग साथ में बैठेंगे और मैटर को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज अगेन ऐसा माना गया है कि जो फैमिली के बड़े हैं वो दोनों पार्टीज को समझा सकते वेरी हैं। इंपॉर्टेंट। मैं इस पर आना चाहता था, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया श्वेता जी, लेकिन माया जी ने जो बात कही है उसको मिक्स करते हुए उनका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। पति पत्नी और 2 परिवारों का मामला अगर 2 परिवारों और पति पत्नी के बीच में रहता है तो ठीक है, लड़ते झगड़ते वो, लेकिन जैसे ही वकील साहब की एंट्री होती है मामला कानूनी पेचीदगियों में चला जाता है, जो माया जी कह रही थी। जी देखिए, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्लाइंट प्रेजेंट कैसे कर रहा है अपना केस, वो किस तरह से अपनी पीड़ा आपको बता रहा है। अगर आपसे ये कहा गया है कि मेरे को पता है कि इनके इनकम के सोर्सेज बहुत सारे हैं लेकिन जो इनकम टैक्स फाइल्ड है वो बहुत थोड़ा सा है, ऐसे बहुत केसेस में पाया जाता है कि जो इनकम एफिडेविट फाइल होते हैं वो एक्चुअली करेक्ट इनकम एफिडेविट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैश इकोनॉमी बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत सारे लोग फैमिली बिजनेस कर रहे होते हैं। तो फैमिली बिजनेस या तो HUF के नाम पे होता है या फिर पिताजी के नाम पे होता है, माताजी के नाम पर होता है, तो उसमें आपके हस्बैंड की एग्जैक्ट इनकम क्या है वो कभी पता नहीं चल पाती है। इन सारे मुद्दों के होते हुए होता क्या है कि कभी वकील कभी भी अपने क्लाइंट का बुरा नहीं चाहेगा, वो हमेशा उसी हिसाब से एडवाइस देगा जो उसको इनपुट दिया गया है। जी, अगर मैं समझ गया, ये डिटेलिंग है जो आपने बताई, वो डिटेलिंग के लिए तो काफी समय लगेगा, लेकिन एक बात जो उन्होंने माया जी ने कही है वो सवाल बरकरार है। दीपिका जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप कहें, मैं फिर प्रियश जी के पास जाना चाह रहा था, बोले। देखिए, मैं श्वेता जी की बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, वो उस प्रोफेशन से हैं, लेकिन मैं कुछ फैक्चुअल तथ्य यहाँ पे रखना चाहती हूँ। सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 498A के मिसयूज को कानूनी आतंकवाद, लीगल टेररिज्म कहा, उस जजमेंट में भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्क्रिप्ट्स तैयार करते हैं एडवोकेट,
प्रॉपर एक स्क्रिप्ट तैयार करी जाती है, उस स्क्रिप्ट को लिखवाया जाता है, चाहे वैसा कुछ भी ना हुआ हो। अभी मैं 1 महीने पहले की बात करती हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट के जनाब हैं, उनकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। उन्होंने बताया कि कैसे अरनेश कुमार की 2014 की जजमेंट, जिसके बारे में श्वेता जी बता रही थी कि उसके, माया जी भी बता रही थी कि उसके बाद जो है कुछ रिलीफ मिला पति और उनके परिवारों को कि इमीडिएट अरेस्ट ना हो, तो नई स्क्रिप्ट जो है उसमें 377 अननेचुरल सेक्स, फादर इन लॉ के ऊपर, ब्रदर इन लॉ के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस, रेप का केस। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने फटकार लगाई कि एडवोकेट्स को भी अब पीनलाइज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अरनेश कुमार की जजमेंट के बाद एक ये नया स्क्रिप्ट तैयार हो गया है कि अब हस्बैंड और उसके परिवार की अगर 498A में अरेस्टिंग नहीं हो रही है तो इस तरह की आप हाइनेस ऑफेंसेस की धाराएं लगवाइए, उनको जेल में सड़वाइए। अभी अभी एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रही हूँ प्रवीण जी, तो एक बहन है जिनसे हम कनेक्टेड है, उनके परिवार को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाई की शादी सिर्फ 4 महीने चली, महिला खुद घर छोड़ के चली गई, कुछ नहीं बोल के गई, कोई भी उनके अंदर डिस्प्यूट नहीं हुआ था। महिला बोल के गई कि मैं शादी के लिए जा रही हूँ और उसके बाद मना कर दिया आने के लिए। 1 साल के बाद वो बिल्कुल निर्भया जैसी स्क्रिप्ट लिखवाती है और 370 मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि ऐसे कई केसेस को मैं जानता हूं दीपिका जी, मैं ऐसे कई केसेस को खुद भी जानता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि श्वेता जी जो है वो समस्त वकीलों की तरफ, वो भी एक एक्सपर्ट के तौर पर आई हैं, लेकिन समस्त वकीलों की तरफ से वो जवाब दे ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ मामले आए होंगे, उनकी अपनी भूमिका है। फिर भी श्वेता जी, मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी टिप्पणी आप इस पर जरूर करें। वकीलों की भूमिका, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी अपनी एक फ्रेटर्निटी से, क्योंकि ये एक बड़ी मैसेजिंग है। हालांकि आप कोई जबरदस्ती किसी के घर में नहीं घुसते, कोई आपके पास मामला लेकर आता है तो ही वकील उसमें आगे बढ़ता है, ये बात भी सत्य है। जी, अब इसमें देखिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे को जैसा इनपुट मिलता है हम वैसा ही आउटपुट दे पाते हैं। अब इसमें आप देखिए वकीलों की भी लगातार एजुकेशन होती है, बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, बहुत सारे लॉ के ऊपर भी मीडिएशन सेशंस होते हैं। तो हम लोग काफ़ी सारे मैटर्स तो हम लोग मीडिएशन में सेटल करवाते हैं। ऐसे पूरी कोशिश रहती है कि इनफैक्ट डिवोर्स की पिटिशन फाइल होने से पहले तो हम ये कहना कि सभी के सभी वकील मामले को लंबा खींचते हैं, ठीक नहीं होगा मीडिएशन, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि कई मामलों में ऐसा होता है जो दीपिका जी और माया जी ने कहा है। प्रियेश जी, आपके मामले का स्टेटस वर्तमान में क्या है और वर्तमान फैसले से क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मेरे सारे केसेस खत्म हो चुके हैं। मैं सारे केसेस जो थे मैंने अपनी तरफ से जीत गया हूँ सारे, और सब खत्म हो चुके हैं। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा कि ये हमारे यहाँ शुरू से ही एक लाइन बनी हुई है कि जैसे ही हम महिलाओं के अपराधों की बात करते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, तो हम दूसरे लोगों पर बात करने लगते हैं कि भाई वकीलों ने उनको भड़का दिया या कुछ कर दिया। मैं इसमें एक कहना चाहूंगा, ये सारा एक सोचा समझा चीजें होती हैं। आप कभी नहीं देखोगे किसी महिला को वो किसी बेरोजगार से शादी करती हो। वो पहले से सब कुछ देखती है कि कौन कितने कमाता है, कितना वेल ऑफ है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, हर एक चीज पहले ही आंक ली जाती है। और उसके बाद में अगर कोई विवाद होता है तो उनको दिमाग से बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास इतने सारे कानून है, हमारे पास इतने सारी चीजें हैं, अगर कोई बात नहीं बनेगी, हमें घर बसाने की जरूरत नहीं है, सीधे केसेस डालो और लड़का अपने आप बोलेगा भैया जैसे बोल रहे कोई दो राय नहीं है। प्रियेश भाई, आपका अनुभव कड़वा है, आपका अनुभव कड़वा है, आपने तकलीफ झेली है। मेरे को तो ये करना है, मुझे वो करना है, उनको पहले से पता है। जी, आपका अनुभव कड़वा है, गहरा है, लेकिन आपको सुन के अभी बहुत सारे लड़के डर जाएंगे इस बात को। इस वाले पहलू को थोड़ा माया जी से, दीपिका जी से भी समझूंगा मैं। दीपिका जी, उन लोगों को बताइए जो डर ना जाए। शादी एक संस्था है, ये रिश्ता बड़ा पवित्र है, इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? दोनों से ये मेरा सवाल है, माया जी से, दीपिका जी से, लेकिन क्विक कमेंट। दीपिका जी पहले आप। देखिए प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो आज के टाइम पे मैरिज डिस्प्यूट्स में हो रहा है, ये मैं किसी एक पति या पत्नी की बात नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी कि ब्रेकडाउन है पूरे के पूरे मैरिज और फैमिली सिस्टम का। आप देखेंगे ये जो शिवांगी बंसल और जो सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें आईपीएस ऑफिसर को माफी मांगने के लिए कहा है, आप बिलीव करेंगे प्रवीण जी, उनके आपस में एक पति पत्नी के डिस्प्यूट में 35 केसेस चल रहे थे, 35 केसेस चल रहे थे। प्रियेश भी जानते होंगे, आज के टाइम पे एक आदमी अगर उसकी शादी ना चले तो उसके ऊपर 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, कम से कम 10 केसेस लाद दिए जाते हैं। तो ये प्रोविजंस का बिल्कुल मिसयूज है। और
देखिए, मैं बोलती हूँ कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन वाजिब सी बात है, जब आप अब समाज में होते हुए देखेंगे, पहले महिलाएं डरा करती थी कि कहीं उनकी दहेज के लिए उनकी हत्या ना हो जाए, कहीं उनके साथ ससुराल में कैसा होगा। आज के टाइम पे पुरुष डर रहे हैं क्योंकि मर्डर देख रहे हैं हम माय लोग गॉड। पतियों अभी के ये होते ये हुए एकदम इतनी। ये ऐसी चर्चा है जो मुझे आने वाले दिनों में एक नई चर्चा के लिए बड़ी विषय वस्तु देती है। लेकिन माया जी, आप थोड़ा सा बताएं, थोड़ा ढाढ़स बंधा है लड़कों में। देखिए, अभी आज हम जो चर्चा करें, ये अभी हाल ही में एक नए केसेस हैं जिन पे इस तरह का हो रहा है। मैं समझती हूँ इसके लिए बहुत बड़ा योगदान फिल्म इंडस्ट्रीज का है और मीडिया का है, जो बड़ा शो ऑफ करके बोलते हैं कि इनको इतना एलिमनी मिल गया, इतना इनको मिला, तो उसी से लोग एग्जाम्पल सोशल मीडिया के बहाने लगता है, तो दिमाग में एक कीड़ा घूमता है लोगों के। हाँ, हमें लड़कियों को खासकर देखिए, जो पीड़ित है वो बेचारी आज भी पीड़ित है, वो आज भी कोर्ट में धक्के खा रही हैं। जो सच में विक्टिम्स है उनको कहीं नहीं मिलता वेरी ट्रू। इंसाफ। लेकिन जो इस तरह के केसेस हाई राइज हो जाते हैं, जो मिल जाते हैं 400 करोड़ की एलिमनी, तो एक शॉर्ट ऑफ, एक कहते हैं ना, इंस्टेंट इनकम दिखती है, चाहे वो महिला हो और पुरुष। कितनी बार ये देखिए, उन्हीं से तो मांगा जाता है 400 करोड़, जिनका उतना कैलिबर है। वरना कोई व्यक्ति अगर 12,000 की या 15,000 20,000 की नौकरी से 400 करोड़ नहीं मांगा जाएगा। कहने का मतलब, अगर आईपीएस महिला ने अगर मांगा भी है, एक व्यवसायी के साथ शादी करी और 4 साल वो अकेले रही, 18 में शादी करी, 4 साल पढ़ाई करके उन्होंने 22 में आईपीएस बनी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो भी टॉर्चर होकर निकली होंगी ना वहां से। और उनके पति का अगर इतना कैलिबर है, तो तभी तो उन्हें उस कैलिबर पे डिसाइड करता है सिस्टम, जो लॉ, कि भाई आपका कितना मिलना चाहिए। जैसे अभी प्रियेश भाई ने बोला, प्रियेश भाई कहते हैं कि पत्नी जो है नौकरी कर रही है, वो किराए पर रहती है। तो ये सारी चीजें बाद में व्यक्ति कहता है जी मैं आपको, ऐसे इतने सारे मैं प्रावधान यहाँ बताऊं कि जो पुरुषों के वकील भी यूज करते हैं कि भाई आपको उनकी पत्नी, इनकी परिवार ने इनको बेदखल कर दिया, कहाँ से दें, इनके पास नौकरी है, कहाँ से दें। तो कुल मिला के सारी चीजों नहीं, को ठीक है, लॉजिक ये होता बात तो है, इसी से वो समझ में सारी आ जाती है। चीजें अभी जो एक- बातचीत में निकल कर आया था कि निर्भया जैसी स्क्रिप्ट लिख दी गई, बिल्कुल कि इतने बुरे हालात कर दिए गए। exactly। ये तो हो ये सकता है प्रियंका ये जी इस अपना बात की पीढ़ी तरफ को इशारा करने का करता तात्पर्य है है कि तो मामला ऐसा नहीं है, पति लेकिन पत्नी के डिस्प्यूट से शुरू होता है, लेकिन कानून की बहुत ज्यादा जानकारियां उसमें आ जाती हैं। मैं आता हूं प्रियेश जी आपके पास। श्वेता जी, आप इस पर कमेंट करें कि इसमें कानून के जानकार जो है बहुत सारी चीजों का इंक्लूजन कर देते हैं, बट अभी सुनकर अगर लोगों के मन में डर आए तो कोई एक सकारात्मक संदेश भी आपकी तरफ से जाए। देखिए, होता क्या है कि अभी हम एक माइक्रो लेवल पे एक फोकस डिस्कशन कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, पर एक्चुअली में जुडिशियल सिस्टम या लीगल सिस्टम इतना त्रस्त या इतना बुरा नहीं है। ये कुछ मामले जो आते हैं, जो न्यूज़पेपर में आते हैं, मीडिया में आते हैं, वो सारे ऐसे हाईलाइट हो जाते हैं। पर ऐसा है कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ मीडिएशन सेंटर में अपने डिस्प्यूट्स प्री लिटिगेशन मीडिएशन में ही सेटल कर लेते हैं। दोनों वर्किंग हैं, दोनों समझते हैं कि आगे जाके केसेस फैलेंगे और सिर्फ वकील को ही फीस देनी पड़ेगी। वो आपस में बैठ के पेपर पे सुलह दोनों ही समझौता कर पार्टीज लेते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन को जानती है। प्रियेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात बोलें। और ये देखिए, पूरी जो चर्चा हुई है आपसे शुरू की थी, आप खुद इस मामले को झेल चुके हैं, तो थोड़ा इसका समापन भी आपकी बात के साथ किया जाए। मैं जी इसमें ना एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे कि माया जी ने एक बात बोली, तो मैं उसी का थोड़ा सा जवाब देते हुए बोलना चाहूंगा कि हमारे जो महिलाओं के इतने बड़े तौर पे काम हो रहा है 4 लाख करोड़ का बजट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के पास। तो मैं ये पूछता हूँ कि ये 4 लाख करोड़ रुपए जाता कहाँ है? आप वहां पे जितनी कोर्ट के अंदर महिलाएं परेशान हो रही हैं मेंटेनेंस के लिए कि उनके पास जीविका के लिए साधन नहीं है, पैसे नहीं है, आखिर वहां पर क्यों इन महिलाओं को उत्थान के लिए काम नहीं किया जाता? आखिर क्यों आप उनके लिए, उनको लघु उद्योग या कुछ भी इस तरीके से रोजगार के लिए बात नहीं कर सकते? और रही बात ये मैं सीधे तौर पे कहूंगा, ये लीगल टेररिज्म है। आप कोर्टों में जाइए, एड इंटरिम बांधकर 5-5 सालों तक कोर्ट केसेस खत्म नहीं करे जाते। एड इंटरिम चालू होती है, एग्जीक्यूशन डाल दी जाती है, लड़कियों को बात करने नहीं दिया जाता, जेलों में डाल दिया जाता है। एग्जीक्यूशन यही वो समस्याएं हैं प्रियेश भाई, जिसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, ऐसे फैसले बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं, नजीर के तौर पर ये आगे काम आते हैं। प्रियेश भाई, एक मिनट। ये इसीलिए फैसला महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आने वाले दिनों में ये नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल होता है, और हम जानते हैं कि इसके दोनों पहलू हैं। चर्चा में भी ये निकल कर आया है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि पीड़ित महिलाएं, उनको मिलना चाहिए अधिकार, जिस वजह से एलिमनी की ये व्यवस्था शुरू की गई थी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बदलते दौर के साथ जो सक्षम महिलाएं हैं, या फिर वकीलों का भी इंक्लूजन होना हो, कानून के जानकार कुछ बताते हैं कि अगर जरा सी भी खटपट हो रही है तो पुरुष या
पुरुष का जो परिवार है उसमें एक डर बैठ जाए कि यहाँ पर एलिमनी मांगी जा सकती है, ये महिला का अधिकार है। ये बहस लंबी चलेगी, लेकिन जब भी गैर वाजिब चीज सामने आएगी तो उसको हम साफ साफ पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। दीपिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माया जी आपका धन्यवाद, श्वेता जी आपका धन्यवाद, प्रियेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े। भारत का सवाल में आज इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, खबरें लगातार जारी हैं एक ब्रेक के बाद भी।